अगर हम पहली विश्व युद्ध की ओर लौटें तो असल में जर्मन आखिरकार जीतने लगे थे, है ना। उन्होंने वहां फ्रांस का एक हिस्सा कब्जा कर लिया था, पूरी यूरोप पूरी तरह से ऐसा एक राइख बना लिया था, मूल रूप से, है ना, बना लिया था। लेकिन तो वे हार क्यों गए? उन्हें अमेरिकियों ने खत्म कर दिया। उन्होंने अपना योगदान दिया। हाँ, योगदान दिया। अगर अमेरिकी नहीं होते तो जर्मन साम्राज्य वैसे ही बना रहता। मैं ट्रंप की इस राय से सहमत हूं। असल में शायद ऐसा ही है। तो फिर अमेरिकी वहां क्यों घुसे? राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा। मतलब वे नहीं चाहते थे कि जर्मन ताकतवर हो, वे पहली विश्व युद्ध के दौरान नहीं चाहते थे। हर राष्ट्र का मकसद अपनी ही जाति का विकास करना होता है, यही मुख्य उद्देश्य है। विकास का मतलब है प्रभाव क्षेत्र और बाकी सब चीजों को बढ़ाना। इसीलिए युद्ध ये तो क्लासिक है, पिछली नीति को सैन्य तरीकों से आगे बढ़ाना है। हाँ, अगर दूसरे तरीकों से काम न चले। जैसे ही अमेरिकियों ने देखा कि वैश्विक संतुलन ऐसा बन रहा है कि उनकी थोड़ी सी भी दखलंदाजी पूरी विश्व व्यवस्था की संरचना को उनके पक्ष में बदल देती है, तो जाहिर है वे हस्तक्षेप करेंगे। तो जर्मन साम्राज्य उन्हें क्यों खटकता था? यही बात। क्योंकि जर्मन साम्राज्य, मैं समझाता हूं, क्योंकि जर्मन साम्राज्य जब वह बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया, यानी सोवियत संघ का विजेता या कहें रूस का विजेता और रूसी साम्राज्य का विजेता असल में पूरी यूरेशिया है, यानी कैजर के जर्मन साम्राज्य की संभावना वह पूरी यूरेशिया है। तो आप मानते हैं कि अगर वे पहली विश्व युद्ध में जीत जाते, जैसा कि घटनाएं घटी, है ना, यानी उन्होंने रूसी साम्राज्य को हरा दिया, जर्मनों ने, है ना, उन्होंने यूरोप को एकजुट किया, उन्होंने फ्रांस का एक हिस्सा भी ले लिया, कुल मिलाकर एक अच्छा खासा बड़ा टुकड़ा, है ना, सुपर पावर, यानी वे रुकते नहीं, वे आगे पूर्व की ओर बढ़ते। वे रुक ही नहीं सकते थे। और उन्हें रुकना क्यों चाहिए था? मान लीजिए उन्होंने पोलैंड ले लिया, तो उन्हें वहीं क्यों रुकना चाहिए था? क्यों ना सब कुछ व्लादिवोस्तोक तक ले लें? वैसे लेनिन के साथ समझौते के अनुसार जर्मनी की सशस्त्र सेनाएं मुआवजा आयोगों के रूप में ओरल तक तैनात थीं, जो नहीं जानते उनके लिए। और जर्मन सैनिक टुकड़ियां उदाहरण के लिए कई क्षेत्रों में थीं उस समय, पहले से ही कह सकते हैं सोवियत रूस के साथ सीधे उरल पर्वत श्रृंखला तक। यानी मूल रूप से यही वह विचार था जिसे बाद में हिटलर ने भी कहा, हम ओरल तक आगे बढ़ेंगे। यानी उसने कुछ नया नहीं सोचा, वह जर्मन जनरल स्टाफ की नीति को ही आगे बढ़ा रहा था। लेकिन जर्मनों ने मूल रूप से तार्किक व्यवहार किया। इसे राष्ट्र का विस्तार, राष्ट्र की विस्तारवादिता कहा जाता है। रूस ओरल के पार जा सकता है तो जर्मन क्यों नहीं जा सकते? सब कुछ तार्किक है। यही तो राष्ट्रों की प्रेरणा है, यही तो प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष है। पृथ्वी पर सारी भूमि पहले ही बंटी हुई है, इसीलिए अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो तुम्हें किसी से उसकी जमीन छीननी होगी। आइए फिर से प्रथम विश्व युद्ध पर लौटते हैं। अमेरिकियों ने उसमें दखल क्यों दिया? उन्होंने जर्मनों को गिराने में मदद क्यों की? राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा। लेकिन कैसी? आपने खुद कहा प्रतिस्पर्धा तो सिर्फ पड़ोसियों के बीच होती है। अमेरिका कहाँ है, जर्मनी कहाँ है? प्रतिस्पर्धा पड़ोसियों से ही जन्म लेती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा सिर्फ बराबरी वालों के बीच ही हो सकती है। यानी हाथी सिर्फ हाथी से ही प्रतिस्पर्धा कर सकता है, और वहीं खरगोश खरगोश से। प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष के नजरिए से देखा जाए तो, या फिर जो कहीं आसपास स्थित हो, जिनकी क्षमताएं और वजन लगभग समान हो। इसलिए जब तक अमेरिकी सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति थे, वे यहां दखल नहीं देते थे। जब उन्हें महसूस हुआ कि वे एक उच्चतर स्तर पर पहुंच रहे हैं, या वह स्तर पहले से दिखाई देने लगा था, तो वे हस्तक्षेप करने लगे। यानी वे समझने लगे कि जर्मनी का गठन, जो निश्चित रूप से रूस के समाप्त होने के बाद फ्रांस और इंग्लैंड दोनों को हरा देता, यह स्पष्ट है, यह पहले से ही सबसे पहले खुद अमेरिकियों के लिए अस्वीकार्य हो गया था। दूसरी बात, वे इसे होने नहीं दे सकते थे, क्योंकि यह उनके लिए दूसरे चरण में 20, 30 या 50 साल बाद एक चुनौती बन जाता। यानी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए पहले से ही वैश्विक स्तर पर एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बन रहा था। वैश्विक स्तर पर यह तो था आशंकाओं के नजरिए से, लेकिन अगर आगे बढ़ने विकास की बात करें तो बस अमेरिका इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह अपने पड़ोसियों को, जिन्हें हम कहते हैं पास में, अटलांटिक महासागर के पार देखने लगा था। और तदनुसार वह प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम पाना चाहता था, और उसे वह परिणाम अमेरिका की ताकत बढ़ने के रूप में मिला। शुरुआत में आर्थिक रूप से, क्योंकि वे सभी युद्धरत देशों को आपूर्ति कर रहे थे, उन्होंने उनसे पैसे भी वसूले और अपनी उद्योग व्यवस्था को भी विकसित किया, उस संकट को पार कर लिया जो अमेरिका में था। और फिर बाद में राजनीतिक रूप से भी राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा के नियम के नजरिए से उनकी प्रेरणा समझ में आती है। अगर वे अपने ही देश में बैठे रहते और कहीं हस्तक्षेप नहीं करते, तो 20-30 साल बाद उन्हें जर्मनी की आक्रामकता का सामना करना पड़ता, जो कि मानो रूस को अधीन कर लेती और एक शक्तिशाली यूरोप, और फिर अमेरिका की ओर बढ़ती अपने आप। उसे क्या जरूरत? तो फिर सब लोग अमेरिका की ओर क्यों बढ़े? यानी नेपोलियन युद्धों के समय से ही यह प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष है। संसाधन,
प्रतिस्पर्धा, हाँ, यह तो स्पष्ट है कि संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष। कोई भी बड़ा देश और खासकर एक साम्राज्य, जैसा कि आप कह रहे हैं, जो राज्य व्यवस्था की अगली अवस्था है, वह विस्तार करना चाहता है। यह एक बुनियादी सिद्धांत है। बुनियादी सिद्धांत, विस्तार करो, विस्तार करो, विस्तार करो। जब तुम अपनी जगह घेर लोगे जहां तुम्हारी भौतिक सीमाएं हो सकती हैं, उदाहरण के लिए इस क्षेत्र में, यूरेशिया में, तो तुम जरूर किसी दूसरे महाद्वीप में घुसने की कोशिश करोगे। यह मनुष्य और राष्ट्र की प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष का सिद्धांत है। विस्तार करो जब तक कि कोई और तुम्हें रोक न दे। यानी तुम फैलते जाओगे जब तक कि कोई और, जो खुद भी फैल रहा है, तुम्हें रोक न दे। और यही महत्वाकांक्षाओं का टकराव ही नई सीमाएं बनाता है। इस तरह के टकराव का नतीजा विश्व युद्ध के रूप में सामने आता है। अगर सीधे कहें तो यही है। तो आपका मानना है कि 20वीं सदी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका ने, कहें तो वैश्विक शक्ति के स्तर पर पहुंचकर दूसरे महाद्वीपों की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, ताकि भविष्य में अपने लिए किसी भी प्रतिस्पर्धा को रोक सके। हाँ, उन्होंने उत्तरी अमेरिका पर अधिकार कर लिया था। एक बार वहां मैक्सिको को भी अपने कब्जे में ले लिया, उसकी 2/3 जमीन छीन ली। यहां मूल रूप से अलास्का, फिर कनाडा पर नियंत्रण। कनाडा असल में पूरी तरह से उनके प्रशासनिक ढांचे के तहत था। अब भी उनके ढांचे में है। ढांचे में ही है। और जब उन्होंने अपना सारा क्षेत्र भर लिया तो वे घोंसले से बाहर निकलने लगे। उन्हें अपने विस्तार के लिए किसी स्थान की आवश्यकता थी। कहां निर्देशित करें? सिर्फ यूरोप की ओर। 2 कारणों से, सुरक्षा के लिहाज से, या तो वे यूरोप में जाएंगे या यूरोप उनके पास आ जाएगा। और दूसरा कारण, अपनी साम्राज्य का विस्तार करने की स्वाभाविक इच्छा। यह एक समझने योग्य, तर्कसंगत और तार्किक बात है। तो फिर कृपया अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका में भी विस्तार कर सकते थे। क्या उन्हें वहां करने देते? तो फिर वे यूरोप में ही क्यों? वैसे अफ्रीका पूरी तरह यूरोप के अधीन थी। वहां ब्रिटेन की कॉलोनी, वहां जर्मनी की कॉलोनी, वहां बेल्जियम की कॉलोनी थी। हाँ हाँ। तो फिर वहां कैसे घुस सकते थे? और यहां मौका था। यूरोप युद्धों में कमजोर हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे अपनी सफलता के रूप में देखा। वे देखते हैं कि यूरोप युद्ध में कमजोर और बर्बाद हो गया है, वहीं जाना चाहिए। सभी बड़े देश साम्राज्य बनना चाहते हैं और बड़े साम्राज्य पूरी दुनिया पर नियंत्रण करना चाहते हैं। तो अगला कदम मतलब जर्मनी के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ की मदद करना था। ये उसी नीति की निरंतरता थी, ताकि जर्मन फिर से आगे बढ़े। देखिए, फिर आगे बढ़े। तो पहली विश्व युद्ध, ठीक है, दूसरी विश्व युद्ध, बिल्कुल एक जैसी प्रारंभिक स्थितियां। दूसरी विश्व युद्ध से पहले अमेरिका क्या था? तो कौन? एक देश, 10 में से 1। दूसरी विश्व युद्ध के बाद अमेरिका क्या बन गया? हाँ, शक्तिशाली। डोमिनिक, यानी 30 साल में वह छलांग जिसे दूसरी साम्राज्य आमतौर पर 200 साल में पार करते हैं। यह वास्तव में गुणात्मक प्रबंधन के महत्व को दर्शाता है। अमेरिकियों ने इस अनुभव को ध्यान में रखा। वे वही लक्ष्य जो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और कुछ हद तक रूस के सामने थे, राज्य निर्माण के थोड़े अलग सिद्धांत के आधार पर वे दूसरे तरीकों से हल करते हैं और इसमें वे सफल भी होते हैं। वे ऐतिहासिक रास्ता वहां 10 गुना तेजी से तय कर लेते हैं।